31 जनवरी साल 1993 को टेक्सास के एक आदमी डेविड लेविस की वाइफ और उनकी बेटी जब घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि डेविड घर से गायब थे। अब इसके कुछ दिन बाद देश के दूसरे कोने में एक अनजान आदमी हाईवे के साइड पर चलता हुआ देखा गया और एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में मार दिया गया। अब ये दोनों कहानियां 11 सालों तक नहीं जुड़ पाई। अगर कुछ लोगों को ये केस सुनने में थोड़ा आसान लग रहा होगा तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। डेविड की डिसअपीयरेंस, जैसे कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, एकदम अचानक और एकदम अजीब थी, जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या डेविड ग्लेन लुइस कुछ छुपा रहे थे अपनी फैमिली से। चलिए आइए आगे हम लोग इस चीज का पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। और आज की कहानी हमें लेकर चलती है डुमास में, जो कि यूएसए के स्टेट टेक्सास में एक सिटी थी। प्रेजेंट में लगभग 15,000 लोग इस सिटी में रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की कहानी हमारी सिर्फ डुमास में ही नहीं रहने वाली, बल्कि ये कहानी का कुछ रिलेशन अमेरिका के कुछ अदर हिस्सों में भी होने वाला है, जैसे कि वॉशिंगटन और तो और टेक्सास के ही एक दूसरी सिटी जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसका नाम है डलास। अब साल 1993 का सुपर बॉल वीकेंड चल रहा था। डलास टेक्सास मानो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो। पूरा शहर बड़े खेल के लिए एकदम रेडी हो रहा था। अब 28 जनवरी को डेविड की वाइफ कैरन और उनकी बेटी लॉरेन 400 मील दूर आई थी शॉपिंग करने के लिए। अब ये लोग रहते तो डुमास में थे, लेकिन शॉपिंग के लिए ये दोनों डलास आए थे, लेकिन डेविड घर पे ही थे। अब डेविड के घर पे रुकने का एक्चुअल रीजन किसी को कभी भी नहीं पता चला था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गेम VHS को रिकॉर्ड करना चाहते थे, क्योंकि उनके VCR में टाइमर नहीं था। कैरन कहती है कि शायद वो उस काम के लिए रुके थे क्योंकि वो एक लॉयर थे। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि लॉयर का काम कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक एक्चुअली में क्या हुआ, ये चीज किसी को कभी भी नहीं पता चली। जब 31 जनवरी की शाम को गेम 5:30 बजे सेंट्रल ड्राइव पर शुरू होने वाला था और रात के 11:15 के आसपास कैरन और लॉरेन घर लौटकर वापस आई, तब उन्होंने देखा कि डेविड वहां पे नहीं थे। उनकी कार भी वहां पे नहीं थी, यहां तक कि उनकी वेडिंग रिंग और उनकी वॉच भी काउंटर पर ही रखी थी और फ्रिज में 2 फ्रेशली मेड टर्की सैंडविच भी पड़े हुए थे और VCR भी अब तक गेम को रिकॉर्ड कर रहा था। अब यहाँ पे तो देखकर और सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डेविड उठे और सब कुछ एकदम जैसा था वैसे ही छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब शुरुआत में तो कैरन को कुछ अजीब सा नहीं लगता है। उन्हें लगा कि डेविड किसी काम से शायद बाहर गए होंगे या फिर गेम को देखने ही इधर उधर किसी के साथ चले गए होंगे। अब कैरन बेचारी को तो ये उम्मीद थी कि जल्द ही उनके पति वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद से कभी भी उनके पति घर पर वापस नहीं आते हैं। अगले दिन यानी 1 फरवरी को कैरन ने ऑफिशियली डेविड की मिसिंग रिपोर्ट को फाइल कर दिया। अब 1 फरवरी की रात लगभग 10:30 बजे एक मोटरिस्ट स्टेट रूट 24 याकिमा वॉशिंगटन के साइड पर एक आदमी को चलते हुए देख रहा था। इतने लेट हिच हाइकिंग करना बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब ड्राइवर ने उस आदमी को मिलिट्री स्टाइल कपड़ों में और वर्क बूट्स पहने हुए देखा था। अब ये चीज उस ड्राइवर को इतनी ज्यादा अजीब लगती है कि उसने सोचा कि वो यू टर्न लेकर एक बार फिर से उस आदमी को देखेगा। जब उसने ऐसा किया तो उसने देखा कि उस आदमी की बॉडी सड़क के साइड में पड़ी हुई थी। अब एक शेवरोलेट कमारो को एक्सीडेंट के बाद स्पीड करते हुए देखा गया था, लेकिन कार के लाइसेंस प्लेट पे नंबर कभी भी ट्रेस नहीं हो पाया। पुलिस को उस आदमी के पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं मिलता है, इसीलिए उस आदमी का नाम जॉन डो रखा गया। यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी लड़के की लाश मिलती है जिसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो उसको जेन डो बोला जाता है, और अगर किसी आदमी की लाश मिलती है तो उसका नाम जॉन डो रखा गया। इसीलिए यहाँ पे इस आदमी का नाम जॉन डो रखा गया। अब मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा तो सिर्फ यूएसए में ही होता है। अब इन्वेस्टिगेशन में इस केस को एक सिंपल सा एक्सीडेंट माना गया, मतलब एक्सीडेंट का हिट एंड रन केस। इसीलिए ये केस तो यहीं पे अटक गया, और इसका बड़ा रीजन ये भी था कि वहां की सड़कें बहुत ही ज्यादा पतली थी, तो ऐसे एक्सीडेंट होना बहुत ही ज्यादा आम बात थे। अब दूसरी तरफ
डेविड की मिसिंग रिपोर्ट पर काम शुरू हो गया था। डेविड की रेड फोर्ड एसयूवी अगले दिन पॉटर काउंटी कोर्ट्स बिल्डिंग के बाहर मिलती है, जो अमेरेलो एयरपोर्ट से पूरे 10 मील की दूरी पे थी। कार के अंदर उनका क्रेडिट कार्ड, ड्राइवर का लाइसेंस, चेकबुक वहीं पे पड़े हुए थे जैसे नॉर्मली उन्होंने रखे हुए थे। इस पर कैरन ये बोलती है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। डेविड हमेशा इन चीजों को अपने साथ रखा करते थे। अब इन्वेस्टिगेटर ने जाना कि गायब होने के कुछ हफ्ते पहले डेविड ने कैरन को बताया था कि उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उन्होंने इस खतरे के बारे में कैरन को कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। फैमिली को शक था कि डेविड का काम उनकी इस डिसअपीयरेंस से जुड़ी हुई थी। अभी ये केस डिसअपीयरेंस था या किडनैपिंग थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब दूसरी तरफ ये चीज सामने आ रही थी कि डेविड अपने फॉर्मर लॉ फर्म हम, एरविन, ग्राहम और कॉक्स के खिलाफ एक हाई स्टेक्स लॉ सूट में इन्वॉल्व थे। ये लॉ सूट एक वेल्दी क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड था। डेविड का डिपोजिशन देने के लिए अगले हफ्ते डैलस जाना शेड्यूल था। उन्होंने कहा था, आई एम गोइंग टू टेल द ट्रूथ हुसएवर इट हर्ट्स, लेकिन ये लीड भी किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई। अब डेविड एक बहुत ही ईमानदार लॉयर थे और उनके सामने कुछ बड़े लोग थे जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था, लेकिन फिर भी डेविड दिलेरी के साथ उन लोगों का सामना कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने लाइन बोली थी कि मैं सच बताने जा रहा हूं, चाहे किसी को भी कुछ भी हर्ट हो। अब डेविड के गायब होने के कुछ महीनों बाद इन्वेस्टिगेटर्स को टिकट मिली जो उन्होंने उस वीक परचेज किए थे। पहली टिकट थी डलास से अमरीलो के लिए जो 31 जनवरी को खरीदा गया था, और दूसरी टिकट थी लॉस एंजल्स से डलास के लिए जो 1 फरवरी को खरीदा गया था। ये इस बात को सजेस्ट करता है कि डेविड 31 जनवरी को डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट और अगले दिन लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे। लेकिन ये चीज क्लियर नहीं थी कि आखिर उन्होंने इस टिकटों का यूज किया या नहीं, और अगर नहीं यूज किया तो उन्होंने इन टिकटों को खरीदा ही क्यों था। मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बोला था कि डेविड लेविस का केस बहुत ही ज्यादा अजीब थे। अब डेविड के केस में बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। उनमें से पहला सवाल था कि आखिर डेविड लुइस किसके पास जा रहे थे, और दूसरा सवाल ये था कि बिना किसी को बताए हुए ट्रैवल कैसे कर सकते थे, और तीसरा सवाल ये था कि उन्होंने रिटर्न टिकट्स क्यों नहीं खरीदे थे। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, 9/11 के अमेरिका के हमले के बाद सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी, लेकिन उससे पहले अमेरिकन प्लेन की सिक्योरिटी उतनी ज्यादा टाइट नहीं थी। मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ। अब सपोज मेरा नाम सेजल है और अगर मैं आर्यन के नाम से जाकर टिकट खरीदूं तो मैं आसानी से उसे खरीद सकता था, क्योंकि टिकट खरीदने के लिए किसी भी तरीके की आइडेंटिफिकेशन कार्ड की जरूरत नहीं थी। अब देखिए, सुनने में कुछ लोगों को ये चीज बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सही थी। अब जैसे आप लोगों को शॉकिंग लगा, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। अमेरिका उस टाइम से इतनी बड़ी और डेवलप्ड कंट्री है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच, ये चीज बहुत ही ज्यादा सोचने वाली थी। चलिए अब हम लोग केस पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि डेविड ने अपने लिए फ्लाइट की टिकटें खरीदी ही नहीं थी, लेकिन क्यों, ये जवाब भी किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वो किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, अपने पीछे सबूत मिटाते हुए वो आ रहे थे। शायद उनका घर वापस जाना उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं था, और ये रीजन भी किसी को नहीं पता था। अब उस साल जून तक लेविस के केस की लीड्स बहुत ही ज्यादा कम थी। जो भी छोटी मोटी डिटेल सामने आई, उनका साथ जोड़ना कुछ भी उतना ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा था, और डेविड की कोई भी चीज किसी को उतनी ज्यादा सीरियस नहीं लग रही थी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो केस एक जगह थम सा गया था। न तो डेविड की लोकेशन का कुछ पता चल रहा था और ना ही उनके किसी भी तरीके के मोटिव का। डेल रियो टेक्सास के एक अखबार द डेल रियो न्यूज हेराल्ड ने इवेंट में एक डिटेल्ड टाइमलाइन पब्लिश किया जो लेविस की डिसअपीयरेंस के पहले हुआ था। ये टाइमलाइन फाइनल जवाब तो नहीं देती, पर उसके वीकेंड की अजीब घटनाएं दिखाती हैं। अब उस टाइमलाइन के मुताबिक थर्सडे 28 जनवरी को लेविस ने आफ्टरनून में काम छोड़ा और ये कहकर कि वो बीमार थे। अगले दिन उसका दोस्त उसे साउथ वेस्ट एयरलाइन के टर्मिनल पर देखता है बिना किसी लगेज के। सैटरडे को
पूरे $5,000 उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं और उसका लाल एसयूवी उसके घर के पास पार्क हुआ देखा गया। संडे मॉर्निंग वो अपनी कार की फोटो कोर्ट हाउस पार्किंग में लेते देखा गया। मंडे मॉर्निंग एक डलास कैब ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि उसने एक आदमी जो लुइस के डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज्यादा मैच करता था, वो एक होटल से एयरपोर्ट तक छोड़ता है उसी आदमी को। कैब ड्राइवर के मुताबिक वो आदमी बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा था और उसने $100 के नोट से उसकी पेमेंट की थी। अगर ये सारी बातें सच हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि लेविस ने अपने प्लेन टिकट्स कैश में खरीदी होंगी ताकि पेपर ट्रेल ना बने। सारे पर्सनल पोजीशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड और आईडी छोड़ने के बाद ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लग रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब ये चीज लग रही थी वो थी उसके अकाउंट में $5,000 का राज। अगर ये पैसा किसी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन के लिए था तो समझ में भी आता है। टैक्सी राइड्स और प्लेन टिकट्स के लिए इतना पैसा जरूरी नहीं लगता। ये पैसा शायद उसके एम्प्लॉयर का रेगुलर सैलरी डिपॉजिट हो सकता है, पर अगर ये रूटीन था तो इसका कोई इंपॉर्टेंस क्यों? अब 1 फरवरी को डलास में लेविस की टैक्सी राइड एक और डिटेल को हाईलाइट करती है। अगर उसने डलास में अपनी रात गुजारी तो क्या वो अपने घर वापस गया था, और अगर गया था तो कैसे प्लानिंग करी थी? अपनी कार को पार्क करना, घर जाकर सैंडविचेस बनाना, फिर 5:30 बजे वैनिश हो जाना, मतलब गायब हो जाना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, शायद कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल भी। अगर हम लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि वीसीआर ऑटो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन अगर लेविस संडे को सुबह देखा गया था तो वो वहां से सीधा गया या रात को बाद में चला गया था, ये एक मिस्ट्री बन के रह गई थी इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। अब 11 महीने बाद सर्च को बंद कर दिया गया। केस एकदम ठंडा पड़ गया और डेविड लेविस की फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने कभी भी ये चीज एज्यूम नहीं करी थी कि उनके पिता के साथ कुछ इस तरीके की घटना हो जाएगी। खैर, आखिर ऐसी उम्मीद करता ही कौन है। लेकिन पूरे 10 साल बाद इस केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाता है। साल 2004 में वॉशिंगटन स्टेट के डिटेक्टिव पीटर डिडर ने एक मिसिंग पर्सन बुक विदाउट अ ट्रेस पढ़ते हुए एक हिट एंड रन विक्टिम को लेविस के केस के बीच में सिमिलैरिटी देखी। मतलब इन दोनों केसेस के बीच में उन्हें बहुत ही ज्यादा चीजें सिमिलर लगती हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज कंफर्म हुआ कि याकिमा वॉशिंगटन का जॉन डो असल में डेविड ग्लेन लुइस ही था। ये वही हिट एंड रन का मामला है जिसके बारे में मैंने आपको इस केस की शुरुआत में ही बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि डेविड लुइस आखिर याकिमा वॉशिंगटन में क्यों गए थे और वहां जाकर उन्होंने मिलिट्री स्टाइल के कपड़े और वर्क बूट्स क्यों पहने थे, जबकि उनकी वाइफ का ये कहना था कि ये उनका यूजुअल अटायर नहीं था। और अगर उसके पास इतना सारा कैश था तो टैक्सी या रेंटल कार क्यों नहीं ली थी उन्होंने? अब बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसके एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट केस इसका रीजन हो सकता है। मतलब जिनके यहाँ पहले वो काम कर रहे थे अब उनके खिलाफ ही वो केस लड़ रहे थे, तो शायद ये रीजन एक हो सकता है, क्योंकि इस बार उनके साथ बहुत ही बड़े लोग थे और डेविड लेविस अकेले ही थे। अब देखा जाए तो करप्शन तो हर ही जगह है। मैं पहले भी यूएसए के करप्शन के बहुत सारे केसेस किससे आप लोगों को सुना भी चुका हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि कहीं ना कहीं उनको कोई दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी हरकतें करी। या एक तीसरा रीजन ये था कि डेविड लुइस की लाइफ उतनी ज्यादा सिंपल नहीं थी जितनी ज्यादा उन्होंने अपनी फैमिली के सामने और सोसाइटी के सामने रखी थी। अब जितनी भी चीजें इस केस से रिलेटेड इंटरनेट पे अवेलेबल थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। अगर मेरी राय पूछी जाए तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, डेविड लुइस के साथ जो भी हुआ वो एक वेल प्लान्ड मर्डर था और उसके पीछे वही उनके एम्प्लॉयर्स और बड़े रिच यानी अमीर लोग थे, क्योंकि लॉयर्स, मीडिया पर्सन, पुलिस वालों या फिर और बड़े लोगों के साथ ऐसी चीजें होना बहुत ही ज्यादा आम बात है। अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने आप लोगों से शुरुआत में ही बोला था कि डेविड ग्लेन लुइस की कहानी सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उतनी है नहीं। भले आप लोगों ने इनकी कहानी पहले कभी सुनी हो या ना सुनी हो, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है। मुझे नहीं पता कि दूसरे यूट्यूबर्स ने इस केस को कवर किया है या नहीं, लेकिन मेरा काम ये है कि ऐसे केसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो
ट्विस्ट से भरे हो और जिनको ज़्यादा लोगों ने ना सुना हो। यही मेरा काम है आप लोगों के सामने लाना, जिसको मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से निभाने की। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है द 329 नेटवर्क, और उसका लिंक इस चैनल के यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं एक वीडियो इस चैनल पे यानी द मिस्टीरियस 329 के चैनल पे लाता रहूंगा हर हफ्ते, और साथ के साथ हर हफ्ते एक हॉन्टेड वीडियो या फिर कोई अर्बन लेजेंड की हॉन्टेड कहानी आप लोगों के सामने उस चैनल पे लाता रहूंगा। एक बार फिर से मैं उस चैनल का नाम बता देता हूँ। उस चैनल का नाम है द 329 नेटवर्क। उस चैनल पे ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियोस डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन बेहतरीन वीडियोस को देखिए। और तो और जैसा मैं यहाँ पे करता हूँ, यानी ऐसे केसेस जो कि ना सुने हो और बेहतरीन हो, वैसे ही केसेस मैं वहाँ पे लाता हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। खैर, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करने का है। शुक्रिया।